क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें समझना है कि जो है डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के साथ डेमोक्रेसी का एम क्या है और डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है, मतलब किन किन बेसिस पे हम किसी गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इसमें कि क्यों जो सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक कंट्री बनती जा रही हैं। तो जब चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर के बीच में कुछ डिबेट होता है, एक क्लासरूम जैसा है और उसमें डिबेट चल रहा होता है। डिबेट में क्या बेसिकली होता है मैं आपको बताता हूँ। डिबेट पढ़ के वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो बताते हैं हम कि इस डिबेट का कंक्लूज़न क्या है। तो डिबेट में एक लड़की रहती है मैरी, वो पूछती है कि मैम हम लोग क्यों अपना टाइम पहले वेस्ट करें डेमोक्रेटिक के एग्जाम्पल्स और फीचर्स पढ़ने में। क्या हमें पहले इसके बारे में मीनिंग इसका नहीं पढ़ना चाहिए या फिर उसके बाद इसका जो फीचर है उसको स्टडी करें हम। तो मैम बोलती हैं कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैम एग्जांपल देके बताती हैं कि रेन, तो हम जानते हैं रेन के बारे में कि रेन क्या है, तो रेन का तो कोई डिफिनेशन पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम सब डेमोक्रेसी में जानते हैं कि जो लीडर होता है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है, तो इसके डिफिनेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके डायरेक्ट हम लोग फीचर्स से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर आगे ये डिबेट बढ़ती है, तो अब आता है कि फिर डिफिनेशन की ज़रूरत ही क्या है, डिफिनेशन पढ़े ही हम क्यों तब, जब हमें पता ही है। तो इसके हम फिर एग्जांपल देते हैं कि जैसे हमें रेन को अगर किसी मान लीजिए आंधी आई है, तो बारिश और आंधी में डिफरेंस करना हो तो कैसे होगा डिफरेंस, जब हमें किसी का एक का डिफिनेशन पता हो। जैसे हमें बारिश का डिफिनेशन पता हो जिसमें हवाएं चलती हैं और पानी बरसता है, लेकिन तूफान में तो बहुत ज़्यादा तेज़ पानी बरसता है और बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, पेड़ भी उखड़ सकते हैं या फिर बहुत सारा डैमेज होता है, लेकिन रेन में डैमेज नहीं होता है। तो ये हमें जब सी एक का डिफिनीशन पता होगा तभी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे मेरेन का डिफिनीशन पता होगा तभी हम उसको स्टोम से यानी कि जो आंधी है उससे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इसलिए हमें डिफिनीशन भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी की एक सिंपल डिफिनेशन क्या बन सकती है। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर जो होता है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है। तो अब चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। यहाँ से मेन कंटेंट जो है वो स्टार्ट होता है। This is useful point. This definition allows us to separate the democracy from form of government that is clearly not democratic. देखिए अब ये डिफिनेशन एक स्टार्टिंग एक यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि अब हम किसी भी गवर्नमेंट को कौन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है कौन नॉन डेमोक्रेटिक है इसको सिंपली कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जिस गवर्नमेंट में जो रूलर है पीपल के द्वारा इलेक्ट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट है, और पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं हो रहा है तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। कम से कम वो और भी दूसरी गवर्नमेंट हो सकती है लेकिन कम से कम वो डेमोक्रेसी तो नहीं है। ठीक है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार के जो रूलर हैं वो आर्मी से इलेक्ट होते हैं, मतलब आर्मी का जो चीफ होता है वही वहाँ का रूलर बन जाता है, तो ये पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं हो रहा है। दोज हु हैवन टू बी ए कंट्रोल इन आर्मी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। जिसके पास आर्मी का कंट्रोल होता है वो रूलर बन जाता है कंट्री का। बिकॉज द रूलर ऑफ द कंट्री हैड बिकॉज द रूलर ऑफ द कंट्री हैड नो से इन दिस डिसीजन। जो पीपल होते हैं म्यांमार के उनके पास कोई शेयर नहीं होता है डिसीजन का। जो म्यांमार के पीपल हैं उनके पास कोई डिसीजन का शेयर नहीं है कंट्री की कौन उनका रूलर है इसमें। उनका कोई उनका रूलर कौन होगा इसको वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जिसके पास आर्मी का कंट्रोल होगा वो सिंपली रूलर बन जाएगा। डिक्टेटर्स ऑफ फिनोचिट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डिक्टेटर हैं फिनोचिट में जो कि चीन में स्थित है, वहाँ की जो रूलर हैं जो रूलरशिप है वहाँ की डिक्टेटरशिप है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं, वहाँ पे एक तरह की डिक्टेटरशिप है, मतलब जिसको हम हिंदी में तानाशाही बोलते हैं। किंग जोंग उन वो खुद से ही आर्मी पे कंट्रोल लेकर वहाँ के रूलर बन बैठे हैं, तो ये एक तरह का डिक्टेटरशिप हुआ। तो ये कहाँ से डेमोक्रेसी हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट फीचर को स्टडी किया कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो सब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं म्यांमार के, सऊदी अरबिया के आगे दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स जो हैं वो इस फीचर से सूट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब नॉन डेमोक्रेटिक हैं। हमें कैसे पता चला, जब हमारे पास एक सिंपल डिफिनीशन आया तो। ठीक है। द किंग ऑफ सऊदी अरबिया द किंग्स ऑफ Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family। देखिए जो रूलर हैं
सऊदी अरबिया के, ठीक है, वो इसलिए वहाँ के रूलर नहीं है कि पीपुल ने, लोगों ने उनको चुना है, वो इसलिए वहाँ के रूलर है कि वो रॉयल फैमिली में बर्न किए हैं, जन्म लिए हैं। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो सिंपल डिफिनेशन है हमारा, उस सिंपल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारी कंट्रीज जिनका यहाँ पे नाम लिया गया है और एक्सप्लेन किया गया है, वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है। कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं मोनार्की है, ठीक है, तो कहीं आर्मी का रूल है। तो ये सब बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं है, डेमोक्रेसी से पूरे हट के हैं। अब देखिए, द सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडुकेट। सिंपल डिफिनेशन जो है वो एडुकेट नहीं है। हम इस डिफिनेशन के सहारे ही सारे कंट्रीज को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बांट सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि हम डेमोक्रेटिक ना हो, फिर भी हमें डेमोक्रेटिक कहा जाए। क्यों? कंट्रीज़ नहीं, जो कंट्रीज़ में डिक्टेटर रूल कर रहा है, जिसका किंगशिप है वहाँ पे, वो चाहता है कि हम ही रूलर बने रहें, और जो बाकी देश हैं, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की नज़रों में हम डेमोक्रेटिक वे में रूलर बने रहें। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन होगा तो आप इलेक्शन हार भी सकते हैं, आप रूलर नहीं भी रह सकते हैं। लेकिन वो चाहता है कि हमेशा रूलर बने रहें इस कंट्री के। इसीलिए वो दिखाना चाहता है कि हाँ, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिकली मैं रूलर हूँ, लेकिन असल में वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? और ये जो रीज़न है इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है। तो इस सिंपल डिफिनेशन से हम लोग काम नहीं चलेगा, और इस सिंपल डिफिनेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब हमें रियल डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच की बात आएगी। जैसे सपोज करिए कि फीचर पढ़ने जा रहे हैं हम डेमोक्रेसी के, तो हम एक सिंपल डिफिनेशन के साथ स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन है ये बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं? कि हु आर द रूलर, रूलर कौन होगा? कोई भी रूलर हो जाएगा। जैसे हमारे कोई इंग्लैंड से आया और हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ा और रूलर हो गया, तो रूलर होगा कौन? कौन से व्यक्ति को रूलर बनने का पावर है? विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी। और जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट से हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, इनके पास कितनी पावर रहेगी, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास कितनी पावर रहेगी। हम आगे पाकिस्तान का एग्जांपल देखेंगे। इस पाकिस्तान के एग्जांपल में आप देखेंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पावर को एकदम घटा दिया जाता है, और जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो आर्मी का पावर है, उसको बहुत इंक्रीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसके पास पावर है, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ही सर्टेन पावर है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और सेकेंड क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है कि इलेक्शन कैसा होगा? क्या व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस टाइप के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं? क्या जिस इलेक्शन में बस वोट, क्या जिस इलेक्शन में वोटिंग पोल्स को जो सपोज करिए कि अगर इलेक्शन अनफेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो सरकार, अभी हम आगे पढ़ेंगे एग्जांपल, एक कंट्री जिम्बाब्वे का, और एक और कंट्री है मैक्सिको। आगे इनका एग्जांपल देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है ना कि जो पहले तो मीडिया जो होती है वो अपोजिशन की तो सुनती, अपोजिशन के एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देती है, बस उनके जो गलत काम है उनको बताती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है कि चाइना में जैसे कि एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, तो जब तक आपको कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल नहीं मिलेगा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं चाइना में। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमेशा सरकार किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो क्या ऐसा इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? नहीं। लेकिन चाइना दिखाता है खुद को कि हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक? किस टाइप की कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए इस कंडीशन पे हम कह सकें कि हाँ, ये इलेक्शन जो हो रहा है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। नाउ हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर? कौन से लोग होंगे जो रूलर को इलेक्ट करेंगे? क्या क्या पाकिस्तान के लोग आके वोट टेके इंडिया के रूलर को इलेक्ट करेंगे? तो नहीं, वहाँ कहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ तो पाकिस्तान के पीपल आके इलेक्ट कर रहे हैं इंडिया के रूलर। तो ये डेमोक्रेसी उस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? किस टाइप का गवर्नमेंट होगा डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर कैन डू वट एवर दे वांट? क्या इलेक्टेड रूलर है वो कुछ भी कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है, तो एनडीए गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसको बाइंड करके रखा है कि नहीं, आप ये सब नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो मान लीजिए इलेक्शन जीत गई, तो इलेक्शन जीतने के बाद तो दूसरे इलेक्शन को कंडक्ट होने ही नहीं देगी वो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हमेशा वही रूलर बनी रह जाएगी। लेकिन तो वहाँ उस केस में डेमोक्रेसी नहीं होगा। जिम्बाब्वे में कुछ ऐसा ही हुआ था, देखेंगे, एग्जांपल्स है दिया हुआ बुक में, उसको रीड करेंगे अच्छे से। तो अभी ऊपर हम लोग जितने भी अभी ऊपर हम लोग जो भी अभी यहाँ पे जो भी हम लोग कंडीशंस को देख के आए थे, अब उन एक एक करके उन कंडीशंस को पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड रूलर, पहला डेमोक्रेटिक का फीचर क्या है
कि जो मेजर डिसीजन है वो हमेशा इलेक्टेड रूलर के हाथ में होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो हम इलेक्ट करते हैं जिसको, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, तो जितने भी मेजर डिसीजन लेने के पावर हैं, मतलब जैसे इकोनॉमी को लेकर, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, उसके बाद डिफेंस आर्मी वाले मैटर को लेकर, जितने भी डिसीजन हो उसको इलेक्टेड रूलर ले, जिसको हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग चुन रहे हैं, वो ये सब डिसीजन ले। ठीक है। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जो इलेक्शन तो होते थे, लेकिन जो रूलर इलेक्ट होके आते थे उनके पास अधिक पावर नहीं होता था। तो पढ़ते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ, एक पाकिस्तान के एक आर्मी के जनरल थे जिनका नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, लीड द मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। इन्होंने मिलिट्री कूप यानी जो ज्वाइन किया था एज अ जनरल, मिलिट्री कूप को लीड किया था 1999 में, मतलब 1999 में ये जनरल बने थे। ये ओवर थ्री और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, इन्होंने जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको ओवर थ्रू कर दिया, उसको हटा दिया सत्ता से उनको बाहर कर दिया। ठीक है। एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और खुद को एक चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कि हम ही, क्योंकि इनके पास में आर्मी का कंट्रोल था और आर्मी प्रेशर बना सकती है। मान लीजिए अगर जो इलेक्टेड रूलर इलेक्ट होकर आया है, अगर आप उसके सर पे गन रखते हैं तो क्या करेगा वो, उसको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा, सबको अपनी जान की चिंता होती है। तो इस तरीके से ये आर्मी को कंट्रोल में लाके जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसको ओवर थ्रू कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है। और खुद को एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक पद होता है, चीफ मतलब प्रमुख और एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूशन का काम करे, जो लागू लगाने, जो कुछ भी कानून को लागू करे, तो खुद को एक चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे यहाँ अभी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उस तरह को खुद को डिक्लेयर कर दिया कंट्री का। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, और आगे चल के उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को, मतलब अपने पद को, चीफ एग्जीक्यूटिव से वो कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने खुद को बनवा लिया प्रेसिडेंट। ठीक है, फोर्स देकर। And in 2002 held a referendum in country that granted him a 5-year extension। देखिए रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मतलब एक तरह का इलेक्शन, ठीक है, कि आप हमसे संतुष्ट हैं कि नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट करवा सकती है, किसी भी गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि आप एक रेफरेंडम करवा सकते हैं। जैसे इस रेफरेंडम मतलब सिंपल एक इलेक्शन जैसा हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कराया ऐसा इलेक्शन और इलेक्शन में ये जीत भी गए। ठीक है, लेकिन वो जीते थे बहुत सारी गंदी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, उसको हम आगे देखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मिलिट्री का लीडर था वो कंट्री का लीडर बन बैठा। क्या ये डेमोक्रेसी की पहचान है? नहीं। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविटिस्ट सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। जो पाकिस्तान की मीडिया थी, उस समय की मीडिया पाकिस्तान की, और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था, HRO था वहाँ का, और जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ जो नेता थे उस टाइम के, समझ सकते हैं सिंपल, उन्होंने बताया कि जो रेफरेंडम था वो एक बहुत ही मेल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड, उस रेफरेंडम में फ्रॉड होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल को फोर्स किया जाता है कि आपको नहीं, आपको बोलना है कि हाँ जो परवेज़ मुशर्रफ है वो अच्छा रूलर है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उनको फोर्स करवा के वोट लिए जाते थे। ठीक है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेम ऑर्डर। 2002 में उसने एक फ्रेम ऑर्डर निकाला, एक ऑर्डर पास किया, क्या? डैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। अमेंड मतलब बदल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार जो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है, वो मतलब खंडित कर सकता है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को। ये दोनों, इसमें जो मेंबर बैठते थे ना उनको इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और ये जो थे ये आर्मी के अंडर में काम करते थे। तो आप सोचिए जो पीपुल यहाँ इलेक्ट हो रहा है यहाँ डेमोक्रेसी, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और अच्छा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास कुछ पावर ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे यहाँ पहले कैसा था, हमारे यहाँ था कि जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ भी ये नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज थी, हमारे यहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते थे, लेकिन जो मेन पावर थी वो मिलिट्री के हाथ में। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ मुखिया होते हैं ना, वो मुखिया हम इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वो हम इलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा जहाँ मेन डिसीजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में हो ही ना। द वर्क ऑफ सिविल कैबिनेट इज सुपरवाइज बाई द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिविल कैबिनेट थी, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री थी वहाँ की, उसको सुपरवाइज हो रही थी, मतलब उसको असिस्ट कौन कर रहा था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, आर्मी उसको कंट्रोल कर रही थी। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो वो फ्री हैं, वो जो चाहे वो करेंगे अपने हिसाब से।
क्योंकि उनको हम लोगों ने इलेक्ट किया, लेकिन वहाँ पे आप वो अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे, उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती थी। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। इस लॉ के पास होने के बाद जो इलेक्शन थे वो होते थे, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन होते थे, ठीक है। सो पाकिस्तान हैड इलेक्शन, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास कुछ पावर भी होता था, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिशियल। लेकिन जो फाइनल पावर है, जो अंतिम जो मेन डिसीजन लेने का पावर है, वो मिलिट्री के हाथ में होता था और जनरल परवेज मुशर्रफ के ही हाथ में होता था उस टाइम। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिससे हम लोग जो पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के अंडर था उसको हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते, ठीक है। से हमें एक नया डेमोक्रेसी का फीचर मिलता है। डेमोक्रेसी का नया फीचर क्या मिलता है कि जो फाइनल डिसीजन है उसको लेने का अधिकार केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आ रहा है उसी के पास इसका अधिकार होना चाहिए कि वो फाइनल डिसीजन कंट्री का ले। अब पढ़ते हैं हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये तो था रूलर के बारे में कि डिसीजन के बारे में कि रूलर कौन सा डिसीजन लेगा। अब इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री मतलब कोई बॉन्डेज नहीं हो सिटीजन्स पे कि आपको इन्हीं को वोट देना है, इन्हीं को वोट देना है, डराया धमकाया ना जाए उनको। और फेयर मतलब इलेक्शन के बीच में करप्शन ना हो, फ्रॉड ना हो, ऐसा इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी में। देखिए जो चाइना है ना, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड एंड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। जो चाइना है उसके यहाँ इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद कंट्री के पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। कंट्री के पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल पीपल ऑफ काउंसिल, वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल पीपल ऑफ काउंसिल। तो जो नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस है उसके पास पावर होता था प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का। जैसे हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो लोग मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। तो वैसे ही जो पीपुल होते थे वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को इलेक्ट करते थे, इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, और इसके जो मेंबर्स होते थे ना वो इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट को, ठीक है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। इसके पास 3000 मेंबर्स होते थे ऑल ओवर चाइना से। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा इलेक्ट होते थे, ठीक है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा मैंने बताया था ना, इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अब आप खुद बताओ कि यही पार्टी हमेशा अप्रूवल दे रही है आपको, तो ये क्यों आपको अप्रूवल देगी? जब आप इसके मेंबर रहोगे तभी ना आपको परिवार में क्यों रहने दिया जाएगा, जब आप परिवार के मेंबर होगे। तो वैसे ही जब आप इस पार्टी के मेंबर होगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। और जब आपको चुनाव लड़ने के लिए अप्रूवल मिलेगा ही नहीं तो आप लोगों के पास चॉइस क्या रहेगा? उनको तो प्रेशर में आके कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता खड़े होंगे सब कम्युनिस्ट पार्टी के ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हमारे कंट्री में सब बीजेपी वाले ही हर जगह चुनाव लड़े, कांग्रेस वाले चुनाव लड़े ही ना, तो हमेशा किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। सिंपल है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। Only those members who are of Chinese Communist Party or 8 smaller party alliance to it were allowed to contest election held in 2002-2003. Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president. The country has never been under the military or director's rule, but until 2000, every election was won by party called PRI. देखिए जो मेक्सिको है उसमें हर साल इलेक्शन होते हैं, हर साल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन हर साल जो इलेक्शन है वो एक ही पार्टी जीतती है, वो है PRI, इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। यही पार्टी हर साल इलेक्शन जीतती है, ठीक है। अपोजिशंस पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। जो अपोजिशन में पार्टीज हैं वो तो इलेक्शन तो लड़ती हैं लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती हैं। मतलब इलेक्शन लड़ती हैं लेकिन इलेक्शन जीत नहीं पाती हैं, ठीक है। द PRI वॉज नोन टू यूज़ वेरी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो PRI है वो बहुत ही डर्टी ट्रिक्स यूज़ करता है, बहुत ही गंदे ट्रिक्स यूज़ करता है इलेक्शन को जीतने के लिए। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इलेक्शन को डेमोक्रेटिकली नहीं होने देता है, और इलेक्शन गलत तरीके से होता है, इलेक्शन में फ्रॉड होता है और ये जीत जाता है फिर इलेक्शन। ऑल दोज हु वेयर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट
ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। अब जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं उसको इसके पार्टी मीटिंग को अटेंड करना है, उन लोगों को इस PRI के पार्टी मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है। टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल वे यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। जो फिर टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में वर्क कर रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप PRI को वोट दीजिए। मतलब जितने भी ऑफिशियल्स हैं अगर ज्वाइन करेंगे इसके पार्टी मीटिंग को तो उन पर प्रेशर बना ही जाएगा, और वो फिर अपने पेरेंट्स पे प्रेशर बनाते हैं कि आप PRI को ही वोट दीजिए और किसी को वोट मत दीजिए। जो मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। जो मीडिया है वो जितने भी ऑपोजिशन वाले अच्छे काम करते हैं उसको तो नहीं दिखाती है, लेकिन जितने भी उनके द्वारा गलत मतलब जो भी उनके द्वारा गलत बयान दिए जाते हैं उनको ही बस शो करती है। ठीक है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट। कुछ मिनट्स में ही जो पोलिंग बूथ्स होती हैं, जो वोट देने वाली जगह होती हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर। इससे क्या होगा कि अब जो PRI के लिए वोट नहीं देने वाले थे उनका वोट कास्ट होगा ही नहीं, और जब वोट ही कास्ट नहीं होगा तो वोट काउंट होगा ही नहीं। ठीक है। तो हम देख रहे हैं चाइना वाले एग्जांपल में भी और इस वाले एग्जांपल में भी कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन या चाइना वाले एग्जांपल में तो इलेक्शन में चॉइसेस नहीं है, आपको केवल एक ही पार्टी को वोट देना है, और इसमें चॉइस तो है लेकिन रियलिटी में कोई चॉइस नहीं है। दिख रहा है चॉइस लेकिन रियलिटी में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बहुत डर्टी ट्रिक्स जो है PRI यूज़ कर रहा है। तो यही सब लेके हमारे पास जो अगला फीचर आता है डेमोक्रेसी का वो ये है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो फ्री और फेयर इलेक्शन पे होनी चाहिए। चाइना और मैक्सिको वाला हाल नहीं होना चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस टू लूज। और जो करेंटली पावर में, जैसे हमारे यहाँ पहले पावर में कांग्रेस थी, अब कहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अभी BJP पावर में चल रही है, और हम 10 साल बाद देखेंगे या फिर 5 साल बाद देखेंगे कि BJP भी अब नहीं है सत्ता में। तो यहाँ पे एक फेयर चांस है, यहाँ पे जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो इलेक्शन हार सकती है, चाहे वो भी रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन में हो। लेकिन मैक्सिको में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, मैक्सिको में हमेशा PRI ही जीत रही है, चाइना में भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वन मैन वन वोट। देखिए, वोट को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब कि मतलब कि कोई भी एडल्ट उस कंट्री का है। अब जैसे यहाँ पे इंडिया में जो एडल्ट का एज है वो 18 है, 18 ईयर होने पे आपको एडल्ट मान लिया जाता है। तो 18 ईयर के बाद आप वोट कास्ट कर सकते हैं। तो जो भी एडल्ट है उस कंट्री में उसको वो वोट कास्ट करने का राइट होना चाहिए। लेकिन अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। Until 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरबिया में वुमेन्स के पास राइट नहीं था वोट देने का। तो क्या जो वहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी तो वो तो केवल मेन के द्वारा इलेक्ट होगी, मतलब जो पुरुष है उनकी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, तो महिलाओं की तो कोई बात ही नहीं करेगा। तो वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ हुई? नहीं है। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपुल बिलोंग टू रशियन कम्युनिटी फाइंड डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट। और जो एस्टोनिया है उसमें कुछ इस तरह के रूल्स बने हुए हैं जिससे जो पीपुल हैं रशियन मेजोरिटी के, उनको वो वोट कास्ट करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है उनको। ऐसा रूल्स उन लोगों ने बना के रखा है। इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फीजी हैज़ मोर वैल्यू दैन द इंडियन फीजियन। जो फीजी है उसमें जो वोट कास्ट करते हैं लोग, तो उसमें जो इंडिजीनियस फीजी होंगे उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन तो इंडियन फीजियन। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या मिलता है नेक्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का, कि इन डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जहाँ पे हम देखे थे कि या तो वोटिंग का राइट नहीं था, यहाँ हम देख रहे हैं कि वोट कास्ट करने में दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वोट का वैल्यू ही ज़्यादा हो गया है किसी का, और किसी का वोट का वैल्यू कम हो गया है। तो ये तीनों नहीं होना चाहिए। हर इंडिविजुअल पास राइट टू वोट होना चाहिए और हर वोट का वैल्यू सिंगल वन होना चाहिए।